हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो अस्योरेंस से। जब हम वैदिक ज्योतिष में और गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो या तो और मदद करते हैं या सपोर्ट करते हैं कि हम कैसे अलग अलग संभावनाओं को और अलग अलग प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं जो हम कर सकते हैं। और उन फैक्टरों में से एक या अहम फैक्टर है डिवीजन चार्ट्स। इसलिए ये जरूरी है और ये भी सलाह दी जाती है कि आप पहले अपना D1 चार्ट देखें, लग्न चार्ट, लेकिन उन रिजल्ट्स को D9 से भी वैलिडेट करें। अब जिस तरह से मैं अपने अनुभवों से और जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से देखता हूँ तो D1 चार्ट, लग्न चार्ट, एक कुंडलिया चार्ट है जो ज्यादा संभावनाओं के बारे में है, क्या मुमकिन है। लेकिन D9 चार्ट, नवांश चार्ट, जिसे कुछ लोग नवांसा भी कहते हैं, वो चार्ट या कुंडली है जो ज्यादा प्रायिकताओं के बारे में है, क्या ज्यादा प्रोबेबल है। तो D1 लग्न चार्ट ज्यादा संभावनाओं के बारे में है, D9 ज्यादा प्रायिकताओं के बारे में है, क्या प्रोबेबल हो सकता है। हालांकि बहुत सारे चार्ट्स हमें हमारी जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी दिए गए हैं और हमारे करियर के लिए अहम चार्ट्स में से एक है D10 चार्ट या दशमांश चार्ट। लेकिन हमारे पास सबसे नाजुक चार्ट्स में से एक है जिसे मिसाल के तौर पर पराशर जी ने भी और केयर के साथ इस्तेमाल करने को कहा है, वो है D60 चार्ट यानी षष्टियांश चार्ट। अब मैं षष्टियांश के बारे में बहुत पहले भी बात कर सकता था, जैसे हमने कर्कांश चार्ट के बारे में बात की है, हमने दशमांश चार्ट के बारे में बात की है और बहुत सारे दूसरे चार्ट्स के बारे में जिनमें नवांश भी शामिल है। मैंने D60 चार्ट या षष्टियांश चार्ट को इतना देर क्यों रखा? लगभग 2.5 साल से ज्यादा हो गए मुझे YouTube वीडियो बनाते हुए, लेकिन अभी हाल ही में मैं चाहता था कि मैं अलग अलग प्लेसमेंट्स की बुनियाद रखूं, यानी अलग अलग साइंस के मायने, अलग अलग पहलू, योग, दोष। और जब आप ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष को समझने में काफी गहरे हो जाते हैं तभी आपको D60 चार्ट को छूना चाहिए, क्योंकि ये आपके लग्न चार्ट का बहुत बहुत बारीक विभाजन है, लेकिन इसके मायने बहुत सारे और बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं। और अगर आप D60 चार्ट को और केयर के साथ देखें तो आप पाएंगे कि ये बहुत कर्मिक चार्ट है। अब कुछ लोग इसे आपकी पिछली जन्म के कर्म या पिछली जन्म से आए हुए कर्म के तौर पर देखते हैं और इसी तरह ये कर्म से जुड़ता है। मैं कर्म को सिर्फ पिछली जन्म से जुड़ा नहीं मानता, मैं कर्म को कुछ ऐसा मानता हूँ जिसे आप एक जिम्मेदारी के तौर पर ले रहे हैं, यहाँ तक कि इस जन्म की एक चुनौती के तौर पर, जिसका मतलब है कि इस दुनिया में आने से पहले कर्म शायद सिर्फ आपकी पिछली जिंदगी के हिसाब से तय न हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि आत्मा का उस सर्वोच्च आध्यात्मिक ऊर्जा से एक समझौता हो कि ठीक है, मुझे ये आजमाने दे या मुझे ये करने दे या मुझे ये चुनौती दे। तो हर आत्मा भी एक चुनौती, एक खासियत, एक जिम्मेदारी पर राजी होती है उस सर्वोच्च ऊर्जा की तरफ से कि वो इस दुनिया में वो कर्म करे। और इसीलिए ये कर्म है, क्योंकि जो कर्म आपने आत्मा के तौर पर करने को राजी हुए, कोई चीज जो आपको दी गई या सौंपी गई आपकी मर्जी के साथ या बिना, वो आपका कर्म नहीं हो सकती। सिर्फ आपका अपना कर्म नहीं हो सकती, उसमें आपके सामने आने वाली चीजों का मेल भी होना चाहिए। ये ऐसा है जैसे अगर आप एक क्लास में फेल हो जाते हैं तो वो आपको दूसरी क्लास में प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री के साथ जो आपको अभी भी करनी होती है, लेकिन आपके पास नई क्लास के एग्जाम और सीख भी होती है। इस तरह मैं कर्म को देखता हूँ। निश्चित तौर पर कुछ है जो आप आगे ले जा रहे हैं, लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा ये भी है कि आपने अपने ऊपर जिम्मेदारी के तौर पर क्या चुनौतियां स्वीकार की हैं। तो D60 को मैं और जैसा मुझे सिखाया गया और मेरा अनुभव कहता है, आपके कर्म और प्रायिकताओं का मेल मानता हूँ। तो संभावनाएं जो D1 देता है, प्रायिकताएं जो D9 देता है और कर्म जो षष्टियांश से आता है। तो षष्टियांश का मतलब है वो कर्म जो आपको सौंपा गया है ताकि आप वो जिम्मेदारियां, वो कर्म कर सकें। और इसीलिए क्योंकि आत्मा को वो कर्म प्रायिकताओं के तौर पर दिए गए हैं, ये कर्मिक प्रायिकताएं हैं,
इसीलिए D60 चार्ट बहुत बहुत अहम हो जाता है। और ये इतना अहम क्यों है? ये ऐसा चार्ट नहीं है जिसे आसानी से या आम तौर पर जब आप D1 और D9 देखें तो उसमें उतर जाएं। इसको तभी देखना चाहिए जब आपको पूरा यकीन न हो कि नवांश आपको क्या दिखा रहा है। मैं तभी क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें अपने D60 चार्ट का पूरा यकीन नहीं होता, हमारी जन्म के वक्त की वजह से। ऐसा क्यों है? हम जानते हैं कि हमारा लग्न हर 2 घंटे में बदलता है। तो अगर आप एक लग्न में पैदा हुए तो 2 घंटे बाद जब आप चेक करें तो आप दूसरे लग्न में पैदा होंगे, या एक और शख्स दूसरे लग्न में पैदा हो सकता है। तो एक शख्स से दूसरे तक अगर फर्क 2 घंटे या ज्यादा है तो वो शख्स पैदा होगा, दूसरा शख्स अगले लग्न में पैदा होगा। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि राशि चक्र 30 डिग्री हर 120 मिनट में बदलता या चलता है। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट, जिसका मतलब है कि अगर आपका लग्न हर 2 घंटे में बदलता है तो इसका मतलब है कि 30 डिग्री हर 120 मिनट में बदलते हैं, जिसका मतलब है कि 1 डिग्री हर 4 मिनट में बदलती है। और क्योंकि षष्टियांश 30 डिग्री का 60वां हिस्सा है, जिसका मतलब है कि षष्टियांश किसी साइन के 0.5 डिग्री को देखता है, तो जब आप 30 डिग्री को 60 हिस्सों में बांटते हैं तो हर हिस्से को 0.5 डिग्री मिलेगा। 0.5 डिग्री हर 2 मिनट में बदलता है। क्योंकि 1 डिग्री हर 4 मिनट में बदलती है तो 0.5 डिग्री हर 2 मिनट में बदलती है। तो अगर आपको अपने जन्म के वक्त का पूरा यकीन नहीं है, आखिरी मिनट तक, अगर मुमकिन हो तो आखिरी कुछ सेकंड्स तक, तो आपको D60 चार्ट षष्टियांश चार्ट का यकीन नहीं हो सकता, और इसीलिए इसे इतनी मजबूती से षष्टियांश चार्ट के तौर पर जिंदगी की कुछ प्रायिकताओं को भविष्यवाणी करने के लिए नहीं देखना चाहिए। इसका इस्तेमाल बहुत ही संयम से करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक तकनीक भी दूंगा जिसका इस्तेमाल आप षष्टियांश को देखने के लिए कर सकते हैं जब आप नवांश की प्रायिकताओं के बारे में थोड़ा उलझन में हो जो सामने आ रही हैं। हालांकि इससे पहले कि हम आगे बढ़े और हम उस तकनीक के बारे में बात करें और D60 के बारे में और आगे बात करें, अगर आप कोई हैं जो मेरे चैनल पर नए हैं, या अगर आप कोई हैं जो मेरे चैनल पर नियमित हैं लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आम तौर पर मेरे वीडियोस शेयर नहीं करते या लाइक नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि मेरे वीडियोस उपयोगी हैं, वो आपकी जिंदगी के कुछ सवालों का जवाब देने में मदद करते हैं, आपकी जिंदगी के कुछ पहलुओं को साफ करते हैं और आपको फैसले लेने में मदद करते हैं, तो कृपया दूसरों को भी इन वीडियोस तक पहुंच दिलाने में मदद करें ताकि वो भी उन्हें भी अपनी जिंदगी के कुछ क्षेत्रों में कुछ स्पष्टता के साथ जवाब मिल सकें और वो भी कुछ सवालों के जवाब पा सकें, कुछ जवाब ले सकें और अपनी जिंदगी में कुछ फैसले ले सकें। और आप ऐसा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो YouTube इस चैनल को और प्रमोट करता है, इस वीडियो को और प्रमोट करता है और उसके जरिए और लोगों को पहुंच मिलती है। तो दूसरों की मदद करके कुछ अच्छा कर्म कमाना हमेशा अच्छा होता है। बिना किसी देरी के तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ अच्छा कर्म कमाएं जो मुझे यकीन है कि लंबे समय में आपके काम आएगा। अब D60 चार्ट की तरफ आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि D60 चार्ट को कैसे कैलकुलेट करें, कैसे पहुंचें। इसे बेहतर समझने के लिए एक उदाहरण में उतरते हैं। चलिए एक खास उदाहरण देखते हैं। ये शख्स कर्क राशि में 15 डिग्री और 44 मिनट पर पैदा हुआ है। अब जब आपको D60 चार्ट या षष्टियांश चार्ट बनाना हो तो आप क्या करते हैं? आप राशि को, कर्क राशि को नजरअंदाज करते हैं। आप सिर्फ डिग्रीज लेते हैं, 15 डिग्री और 44 मिनट, और पहला कदम ये है कि आप इसे 2 से गुणा करें। तो जब आप इसे 2 से गुणा करते हैं तो आपको 31 डिग्री और 28 मिनट मिलते हैं। आप 31 डिग्री और 28 मिनट तक कैसे पहुंचे? क्योंकि 15 को 2 से गुणा करने पर 30 डिग्री मिलते हैं
और 44 को 2 से गुणा करने पर, क्योंकि हर डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 44 को 2 से गुणा करने पर 88 मिनट मिलते हैं, जो 1 डिग्री और 28 मिनट देते हैं। तो 15 को 2 से गुणा करने पर 30 डिग्री और 44 को 2 से गुणा करने पर 1 डिग्री और 28 मिनट, तो आपको कुल मिलाकर 31 डिग्री और 28 मिनट मिलते हैं। अब आप उस 31 डिग्री को, जो आपको मिला है, 12 से भाग दें, क्योंकि राशि चक्र की 12 राशियां हैं। तो जब आप 31 को 12 से भाग दें, तो भागफल में आपको 2 का 12 से गुना 24 होगा, और आपके पास शेष 7 बचता है, जो 12 से और नहीं भाग सकता। तो आप इस शेष का इस्तेमाल करते हैं। इस शेष 7 में आप संख्या 1 जोड़ते हैं। जब आप अपने बचे हुए शेष में 1 जोड़ते हैं, तो 7 में 1 जोड़ने पर 8 आता है। अब जिस राशि में शख्स पैदा हुआ है, वो सवाल में आती है, काम में आती है। आप कर्क राशि से 8वीं राशि देखते हैं। तो अगर आप कर्क राशि से 8वीं राशि देखें, कर्क से शुरू करते हुए आपको मिलती हैं कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। तो कर्क राशि से 8वीं राशि है कुंभ राशि। तो इस शख्स का जब आप इसका षष्टियांश देखेंगे, तो आपको कुंभ राशि मिलेगी। 15 डिग्री और 44 मिनट को पहले 2 से गुणा करके, फिर 12 से भाग देकर, एक पूर्ण संख्या पर पहुंचकर, शेष को 1 जोड़कर इस्तेमाल करके, और इस उदाहरण में जो आखिरी संख्या 8 आई, हम कर्क राशि से 8वीं राशि देखते हैं और हम कुंभ राशि पर पहुंचते हैं। तो कुंभ राशि ही षष्टियांश होगी। तो अब जब हमारे पास इस शख्स के लिए षष्टियांश चार्ट के तौर पर कुंभ राशि है, तो चलिए खुद षष्टियांश को देखते हैं। अब ये है शख्स का षष्टियांश। इस षष्टियांश से आप पाएंगे कि जैसे हम कुंभ लग्न पर पहुंचे हैं, आप पाते हैं कि सूर्य लग्न में है, जबकि 7वें भाव का स्वामी है। राहु और शनि दूसरे भाव में मीन राशि में हैं, बुध तीसरे भाव में मेष राशि में है, शुक्र छठे भाव में कर्क राशि में है, केतु 8वें भाव में कन्या राशि में है, गुरु वक्री है, चंद्रमा और मंगल के साथ 9वें भाव में तुला राशि में। अब हम इससे क्या निकालते हैं? हम देखते हैं कि इस शख्स का बृहस्पति बिंदु, भृगु बिंदु 5वें भाव में है। तो जब बृहस्पति बिंदु 5वें भाव में मिथुन राशि में है, तो वो एक अहम प्लेसमेंट है। तो बृहस्पति बिंदु का स्वामी बुध अपने से 11वें भाव में जाता है, लेकिन संचार के तीसरे भाव में, जिसका मतलब है कि ये शख्स कुछ ऐसा करेगा जो उसे पसंद है, जो वो प्यार करता है, और उसे इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर पढ़ाने में बदल देगा। अब ये वो शख्स है जिसे मैं जानता हूँ, जो गुप्त विद्याओं में, गुप्त कलाओं में भी है। वो ऐसा शख्स भी है जो अभ्यासी हिंदू नहीं है, और मैंने उसकी इजाजत लेकर उसके चार्ट्स को उसका नाम लिए बिना शेयर किया है। तो वो अभ्यासी हिंदू नहीं है, लेकिन वो ज्योतिष का अभ्यास करता है। तो उसने जो उसे पसंद है, जो वो प्यार करता है, उसके बृहस्पति बिंदु की राशि और उसका स्वामी पढ़ाने के तीसरे भाव में होना को बदल दिया है। तो वो सोशल मीडिया पर या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पढ़ाता है। और क्योंकि उसकी मूल आस्था प्रणाली ज्योतिष नहीं है, लेकिन वो इसके लिए फीस लेता है, और यहीं पर राहु और शनि एक साथ कमाई के दूसरे भाव में हैं, लेकिन मीन राशि में 12वें भाव की ऊर्जाएं भी हैं, जो आध्यात्मिकता के बारे में भी है, जो दूसरे लोक के बारे में भी है। तो ये शख्स दूसरे लोक में झांकता है और बहुत अनुशासन, संगठन, संरचना, समर्पण, लंबे कठोर घंटे लगाता है, ताकि अपनी सीख को सोशल मीडिया पर पढ़ाने और निष्कर्ष निकालने के लिए इस्तेमाल कर सके, और अपनी रोजी का एक छोटा हिस्सा भी कमा सके। क्योंकि राहु यहाँ रखा है, क्योंकि राहु यहाँ मतलब है कि वो एक ऐसी रोजी में उतर रहा है जो उसकी आस्था प्रणाली के अनुकूल या संबंधित नहीं है। और शुक्र जो चौथे भाव का स्वामी है, घरेलू सुख, घरेलू आनंद का, छठे भाव में कर्क राशि में जाता है, जिसका मतलब है कि ये शख्स घर से काम कर सकता है, क्योंकि वो कर्क राशि में है, बहुत सहयोगी, समझदार, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से। लेकिन केतु 8वें भाव में जाता है, जो यहाँ कन्या राशि है। 8वां भाव गुप्त विद्याओं का भी भाव है। केतु को उसे ज्योतिष में योग्यता देनी चाहिए थी,
लेकिन उसे 8वें भाव से अलग कर सकता था। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जो किसी ज्योतिषी के लिए समझना आसान नहीं है। और शुक्र उसके 9वें भाव का भी स्वामी है, जो तुला राशि है, जिसका मतलब है कि वो विपरीत लिंग की सेवा करता है अपनी क्षमता के जरिए, उन कनेक्शंस, उन रिश्तों, उन साझेदारियों को बनाने के लिए, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी 9वें भाव में गया है और मंगल यहाँ रखा है। मंगल तीसरे भाव पढ़ाने के का भी स्वामी है, तो पहले वो सीखता है और फिर पढ़ाता है। और मंगल उसके 10वें भाव का भी स्वामी है, तो जिस क्षेत्र में वो पैदा हुआ है उसकी सीधी आस्था प्रणाली नहीं है, उसमें अपना करियर बनाता है। लेकिन ये उसे 7वां भाव का स्वामी भी लग्न में देता है, सूर्य। लेकिन इस शख्स का जीवन साथी ऐसा नहीं है जिसका उसके काम या उसके करने से कोई संबंध हो। नहीं, जीवन साथी उसे परिभाषित करता है, उसकी सेवा उसे परिभाषित करती है। अब जब मैंने उससे पूछा क्या उसे अपने जन्म के वक्त का पूरा यकीन है, तो उसने कहा नहीं, उसे यकीन नहीं है। तो ये खास लग्न इस शख्स के लिए आसानी से नहीं लिया जा सकता। अब जब आपको D60 में लग्न का पूरा यकीन नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अब एक तकनीक इस्तेमाल करें जो मैंने सीखी है। चंद्रमा की स्थिति का इस्तेमाल करें। इस चार्ट को चंद्रमा की प्लेसमेंट से बदलें और उसे षष्टियांश के तौर पर इस्तेमाल करें। क्यों? चंद्रमा अपनी राशि हर 2.5 दिन या उसके आसपास बदलता है, जिसका मतलब है कि चंद्रमा आसानी से अपनी राशि नहीं बदल सकता। तो अगर आपको किसी के जन्म के वक्त का पूरा यकीन नहीं है, लेकिन एक अनुमानित वक्त है, तो चंद्रमा की राशि में स्थिति बहुत नाटकीय रूप से नहीं बदल सकती। तो काफी हद तक आपको यकीन हो सकता है कि चंद्रमा की राशि में प्लेसमेंट कमोबेश चंद्रमा की राशि में सही प्लेसमेंट होगी, चाहे जन्म का वक्त 30 से 40 मिनट या शायद 1 घंटे से भी ज्यादा का फर्क हो। तो अब चलिए जिस तुला राशि में चंद्रमा रखा है उसे उसके लग्न या षष्टियांश लग्न में बदलते हैं। तो अब जब हम उस प्लेसमेंट को लग्न में बदलते हैं, चंद्र राशि को लग्न में, तो अब चंद्रमा तुला राशि में लग्न में जाता है। अब चलिए स्थितियों को फिर से देखें और समझें। अब लग्न खुद शुक्र 10वें भाव में गया है, तो शख्स की हैसियत, वो समाज में कैसा दिखता है, वो उसके करियर से, वो जो करता है उससे आएगी। लेकिन तुला राशि में लोगों के साथ काम करने और रिश्ते और कनेक्शन स्थापित करने की। हालांकि हमें कैसे पता कि वो एक शिक्षक है? पढ़ाने के तीसरे भाव का स्वामी गुरु खुद लग्न में जाता है, जिसका मतलब है कि उसने अपना करियर कुछ और के साथ शुरू किया और आखिरकार और विद्वान एक शिक्षक के तौर पर और विद्वान बन गया। और 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में गया है, तो दो ग्रह चंद्रमा और शुक्र आपस में राशि बदल रहे हैं। चंद्रमा का लग्न में जाना मतलब है कि ये शख्स बहुत सहानुभूतिपूर्ण, बहुत सहयोगी, अपने तरीके में बहुत मातृवत है, कि वो एक शिक्षक है जो दूसरों की मदद करता है। और क्योंकि मंगल दूसरे भाव का भी स्वामी है, यहाँ दूसरा भाव क्या है? वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में 8वें भाव की ऊर्जाएं हैं और मंगल लग्न में जाता है, तो वो उसके जरिए कमाता है जो 8वें भाव से जुड़ा है, जो गुप्त विद्याएं हैं। और मंगल लग्न में रखा है और 8वें भाव का स्वामी शुक्र भी 10वें भाव में रखा है और 10वां स्वामी लग्न में जाता है। और वो लोगों की सेवा कैसे करता है? वो लोगों की सेवा उसे बदल कर करता है जो उसे पसंद है और जो वो प्यार करता है, जो 5वां भाव है, जिसका स्वामी शनि है, 6ठे भाव में जाता है। तो वो उसमें सेवा करता है जो उसे पसंद है, प्यार करता है, और उसे किसी ऐसी चीज में बदल देता है जिससे वो लोगों की सेवा करता है। और वो लोगों की सेवा कैसे करता है? वो लोगों की सेवा उस क्षेत्र में करता है जिसमें उसकी जन्म की आस्था और विश्वास जुड़ा नहीं है। और वो कैसे परिभाषित होगा कि वो सेवा करता है, हालांकि उस आस्था का हिस्सा नहीं है? क्योंकि राहु उसके 10वें भाव को भी दृष्टि डालता है और ये बहुत आध्यात्मिक प्लेसमेंट भी है, क्योंकि अब केतु 12वें भाव में जाता है, जिसका मतलब है कि वो ऐसा शख्स होगा जो बिना अपनी बहुत परवाह किए दूसरों की सेवा कर सकता है और वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद से परे देखता है।
और गुप्त विद्याओं और दूसरों की मदद करने वाले के तौर पर उसका नजरिया बहुत आध्यात्मिक है। आप देखते हैं कि उसका बृहस्पति बिंदु यहाँ 9वें भाव में है, जो सीखने, गुरुओं, दूर देश का भाव है। तो 9वें भाव का स्वामी, जिसमें धनु राशि की ऊर्जाएं, गुरु की ऊर्जाएं भी हैं, बुध 7वें भाव में ही रखा है। 7वां भाव कनेक्शन, सभी दूसरों के साथ, बाकी सबके साथ रिश्ते का भाव है। क्यों? बुध 12वें भाव का भी स्वामी है, दूसरों के लिए करने, आध्यात्मिक माध्यम का इस्तेमाल करने, उस दूसरी दुनिया, उस गैरहकीकी दुनिया का इस्तेमाल करने का, जो आध्यात्मिकता और ज्योतिष के बारे में भी है। तो ये बहुत मजबूत चार्ट है, जो शनि को सेवक के रूप में, सेवा के 6ठे भाव में, मीन राशि में, जिसका स्वामी गुरु है, में जाता है। 6ठा स्वामी गुरु लग्न में जाता है, उसे पढ़ाने के 3रे भाव के स्वामी के रूप में परिभाषित करता है। उसके बृहस्पति बिंदु का स्वामी बुध उसके 12वें भाव का भी स्वामी है और 7वें भाव में रखा है, और गुरु, मंगल और चंद्रमा के साथ आपसी दृष्टि के अंतर्गत है। उसका लग्न 10वें भाव को भी दृष्टि डालता है, और केतु 12वें भाव से उसके 8वें भाव को भी दृष्टि डालता है, और दूसरे भाव का स्वामी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल लग्न में जाता है। तो दोस्त, ये प्लेसमेंट्स हमें बताते हैं कि कभी कभी आप भी, अगर आप षष्टियांश के लग्न के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, आपने देखा कि कैसे कुंभ राशि का षष्टियांश, जब हमने उसे लग्न के तौर पर लिया, तो वो तुला राशि से बहुत मजबूती से जुड़ा था, जिसका इस्तेमाल हमने वहां किया जहां चंद्रमा रखा था। और इसलिए, क्योंकि ये बहुत बारीक तत्व है, बहुत बारीक प्लेसमेंट्स, अगर आपको षष्टियांश में अपने लग्न का पूरा यकीन नहीं है, तो भी किसी भी ऐप का इस्तेमाल करें जो षष्टियांश बनाता हो। आप जगन्नाथ होरा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे इंटरनेट से मुफ्त भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर जहां चंद्रमा रखा है, उस राशि का इस्तेमाल करें, उसे लग्न में बदलें, और फिर अपने लिए रिजल्ट्स देखें, और फिर उसे D9 चार्ट, नवांश चार्ट से जोड़ें, और फिर देखें कि आपकी जिंदगी में क्या सबसे प्रोबेबल है। अब ये षष्टियांश सीरीज का सिर्फ एक हिस्सा है जो मैं कर रहा हूँ। मैं अलग अलग उदाहरणों का इस्तेमाल करके 3 या 4 अलग अलग वीडियोस के साथ आगे बढ़ूंगा और रोशनी डालूंगा और गहराई में कि षष्टियांश का इस्तेमाल कैसे करें, षष्टियांश के देवताओं को कैसे देखें, क्यों उनमें से कुछ समझ में आते हैं, कुछ शायद समझ में न आए, इसके बारे में और बाद में। तो आज के लिए दोस्तों, षष्टियांश सीरीज का पहला हिस्सा अपने खुद के षष्टियांश चार्ट में देखें और समझने की कोशिश करें। कर्मिक प्रायिकताओं को देखें जो ये आपको दे रहा है, D9 से जुड़ा, D1 चार्ट से जुड़ा, और समझने की कोशिश करें क्या आप और स्पष्टता से और गहराई से देख पा रहे हैं कि आप पर क्या चीजें आ सकती हैं, आप पर क्या प्रायिकताएं आ सकती हैं, लंबे समय में आप पर क्या कर्मिक प्रायिकताएं आ सकती हैं। और फिर अपने षष्टियांश चार्ट को बेहतर समझकर, खुद को बेहतर समझकर, अपने आप को जिंदगी के लिए बहुत बेहतर तरीके से तैयार करें और करीब से और ज्यादा पेचीदा तरीके से देखें, बजाय इसके कि इसे 70,000 फुट के स्तर से देखें। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर संपर्क करें। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ, तब तक ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।